नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज पूरे देश की निगाहें, बल्कि आज क्या, कल शाम से, कल दोपहर से सबकी निगाहें यकायक गुजरात पर टिकी। शांतिपूर्ण राज्य, कोई उठापटक की खबर नहीं, कोई राजनीतिक हलचल नहीं, लेकिन एक बम फूटा। विजय रूपाणी पिछले 5 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री, 14 महीने रह गए हैं। अगले चुनाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई धुआं नहीं था, कोई आग नहीं लगी थी, किसी को हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि विजय रूपाणी की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। और आज शाम 3 बजे गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। बहुत से नाम उछाले जा रहे हैं कि मनसुख मांडविया, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अहम जिम्मेदारी है इस कोरोना काल में, इस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में, वो रेस में सबसे आगे। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का भी नाम लिया जा रहा है, गोवर्धन झड़पिया का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये तमाम कयास हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिसे चुनेगी वही सही, और अंदाजा नहीं लग पाता है। और यह मैं तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं, एक बार नहीं कई बार हमने यह पाया है कि जिन बातों के कयास हम लगा रहे थे वो निराधार साबित हुए। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह अहम सवाल। इसमें सवाल यह भी जुड़ा है कि विजय रूपाणी वो जैन समुदाय से आते थे। पटेल यानी कि पाटीदारों का अच्छा खासा वर्चस्व है गुजरात में। चुनाव की तैयारियां जाहिर सी बात है इस इस्तीफे के बाद और जोर पकड़ेंगी। तो पाटीदार आगे होंगे। अब मनसुख मांडविया हों, गोवर्धन झड़पिया हों, प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं दमन, दादर, नागरा हवेली के, उनका भी नाम लिया जा रहा है। नितिन पटेल, ये सभी पाटीदार हैं। या लीक से हटकर, जैसा झारखंड में हमने देखा, हरियाणा में हमने देखा, एक नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस, एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया मराठा बहुल प्रदेश में। तो यहां पर वही रणनीति आगे काम करेगी या कुछ पलटेगी बीजेपी। अब निगाहें 3 बजे की विधायक दल की बैठक पर हैं और पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो पहुंच गए हैं गांधीनगर। और उन्होंने क्या कहा कि थोड़ा सब्र कीजिए, इत्मीनान कीजिए, संयम रखिए, कर देंगे हम नाम की घोषणा। सुनिए क्या बोले। जब भी नेता के चयन की बात आती है तो विधायक गणों से चर्चा होती है, पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा होती है। तो चूंकि अभी तो हम आए हैं तो कभी चर्चा तो आगे बढ़ने तो लेके आए होंगे, तो एमपी के बीच में तो नहीं होगा। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारी चर्चा आज मुमकिन है, तय हो जाएगा सर। अभी पहुंचने तो दो। और मेरे साथ इस चर्चा में, ये अहम राजनीतिक चर्चा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, अजय उमट एडिटर हैं नव गुजरात समय के, सीनियर एडिटर हैं, और इनसे बेहतर गुजरात में राजनीतिक उठापटक, वहां की गतिविधियां, उसके मायने कम ही लोग समझते हैं देश में। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, बीजेपी दफ्तर दिल्ली में जो बीजेपी दफ्तर है वहां मौजूद हैं कुमार गौरव, और गांधीनगर से भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, अब देखिए कयासों का बाजार गर्म है, इत्मीनान, सब्र, इंतजार करने के लिए कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन गांधीनगर के गलियारे क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज आ रही है वहां से? देखिए, गांधीनगर के गलियारों की बात तो आपने खुद कुछ देर पहले ही बता दी कि किस तरह से अलग अलग नाम लोग अपने मुताबिक चर्चा में बता रहे हैं।
कोई नितिन पटेल को प्रमोट करके मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है, कोई मनसुख मांडविया को प्रबल दावेदार बता रहा है, कोई पुरुषोत्तम रुपाला की जो पैठ है उसको देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री दावेदार बता रहा है, और कोई सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का भी नाम बता रहा है क्योंकि वो भी गुड बुक में है। तो नाम कई जो है वो चल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी प्रधानमंत्री की कार्यशैली से वाकिफ है उनको पता है कि प्रधानमंत्री हमेशा से इस तरह की सरप्राइज देते रहते हैं। जो नाम किसी ने सोचा ना हो, जो राजनीतिक पंडितों की कहीं भी सूची में ना हो, ऐसा कोई नाम सामने आ जाता है। तो लोगों को ये भी है, ये चर्चा भी चल रही है कि हम लोग जो कयास लगा रहे हैं हो सकता है उसका कुछ अलग ही हो, कोई पाटीदार नेता की बजाय कोई ओबीसी नाम सामने आ जाए, कोई आदिवासी नाम सामने आ जाए, तो ये भी चर्चाएं हैं। इसलिए सबको ऐसा अपनी अपनी तरफ का जो गेस है, अपने अपने तरफ का जो अंदाजा है, वो इस समय सब खूब पासे फेंके जा रहे हैं कि कोई ये हो सकता है कि इसका प्रबल दावेदारी अगर इसकी है, इसकी पैठ इतनी है तो इसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होती है, इसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है तो इनकी दावेदारी ज्यादा हो सकती है। सर्वेस किए गए हैं कुछ, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से पिछले चुनाव में परफॉर्म किया था उससे भी ज्यादा इस चुनाव में खराब प्रदर्शन कर सकती है, उसको लेकर कोई गणित बिठाया जा रहा है। तो बहुत सारे कयास चल रहे हैं। कयास का बाजार जो है वो एकदम से गर्म है। आपकी जानकारी क्या कह रही है? मैं थोड़ा सा आपको दिक्कत में डालता हूं भूपेंद्र, आपकी जानकारी क्या कह रही है? कौन है रेस में आपके हिसाब से सबसे आगे? जो सबसे आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मनसुख मांडविया, इसके अलावा नितिन पटेल को भी प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन मनसुख मांडविया जो है मुझे प्रबल दावेदार लगते हैं, और प्रफुल्ल पटेल, मनसुख मांडविया और प्रफुल्ल पटेल, ये दो नाम मेरी समझ से इस समय सबसे ज्यादा यानी आगे कि दिखाई एक दे रहे हैं। पाटीदार या पटेल को फिर से कमान सौंपी जाएगी 5 साल बाद, फिर से जैसे आनंदीबेन पटेल को हटाया था। एक सिमिलैरिटी है, वो 1 साल पहले हटाई गई, अब यहाँ 14 महीने पहले हटाया जा रहा है, तो पाटीदारों में थोड़ी नाराजगी भी है। पाटीदार की दावेदारी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आनंदीबेन पटेल का हटना पाटीदार आंदोलन का ही हिस्सा था, लेकिन उसके बावजूद पाटीदार ये चाहते थे, भले आनंदीबेन पटेल को हटाया गया लेकिन उसके बावजूद उनकी उम्मीद यही थी कि जो आनंदीबेन पटेल की जगह लेगा वो भी पाटीदार ही होगा। तो जब रूपाणी आए तो पाटीदारियों में नाराजगी देखने को मिली थी। अभी भी पिछले कुछ महीनों से ये स्वर बहुत ज्यादा बुलंद हो गया है कि मुख्यमंत्री पाटीदार ही चाहिए, और जिस तरह से पाटीदारों की पकड़ है, पाटीदारों ने अपना पर्चा भी दिखाया पिछले चुनाव में। कई जगहों पर जहां पर पाटीदारों की बहुत ज्यादा पकड़ होती है वहां पर बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती, अगर जीती भी है तो बहुत कम मार्जिन से जीती है, और करीबन 8 सीटों का नुकसान बीजेपी ने पिछले चुनाव में उठाया है। इस बार भी पाटीदार जिस तरह से अपने स्वर को बुलंद किए हुए हैं, और आप पार्टी खास करके जिस तरह से पाटीदारों को लुभाने के लिए पिछले कई दिनों से जन संवेदना यात्रा कर करके उन अपनी पैठ बना रही है, और पिछले नगर निकाय चुनावों में जिस तरह से पाटीदारों के इलाकों में आप पार्टी ने अपने पार्षद जिताए हैं, वो सब चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि पाटीदारों की नाराजगी को वो यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाटीदारों को ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। नीचे जो आप पट्टी चला रहे हैं ये गोवर्धन झड़पिया हैं, गोवर्धन झड़पिया नहीं है, तो नाम ठीक कीजिएगा। कुमार गौरव, पर ये लाख टके का सवाल ये है, कोई धुआं नहीं, आग की तो बात दूर की, कोई उठापटक नहीं, कोई कयासबाजी नहीं थी, और यकायक कल इस्तीफा दे देते हैं विजय रूपाणी। इसकी वजह क्या थी? क्या कोविड के वक्त गुजरात हाई कोर्ट की फटकार, उसके चलते विजय रूपाणी को जाना पड़ा, या कोई और रणनीति भी आप समझ पाए सूत्रों से बात करके? देखिए संदीप जी, बिल्कुल भले ही ये दिख रहा हो कि कोई धुआं नहीं था, हाँ मीडिया में धुआं नहीं था, लेकिन पार्टी के अंदर तैयारी थी। लगभग 2 साल पहले भी आवाज़ उठी थी, और हालांकि जून में विजय रूपाणी ने खुद ये कहते हुए इस मामले को खारिज कर दिया था कि उन्हें हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं हट रहा हूँ, मैं अपना टर्म पूरा करूँगा। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं 2-3 मुख्य मुद्दे हैं जो लगातार सामने आ रहे थे। जब रूपाणी को बनाया गया था उस वक्त भी आनंदीबेन पटेल जो उस वक्त मुख्यमंत्री थी, बाद में गवर्नर रही, वो नाराज हुई थी, और उसके बाद से ही पटेल आंदोलन, पाटीदार आंदोलन और तमाम जो ये नाराजगी थी, और खासकर CR पाटिल जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से लगातार केंद्र में शिकायत मिल रही थी पार्टी को कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल नहीं है,
कोविड-19 में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, गुजरात हाईकोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को फटकार लगाई, उससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई। और एक चीज़ आपको ये मानना होगा, जो सारे रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से, कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, रिकॉर्ड खराब होता हुआ चीज़ देखने को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये एक मुख्य तौर पे आप बात मान सकते हैं। देखिए, जातीय समीकरण जो भी हो, कई जगह आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नई भाजपा जो है वो रिस्क लेने में नहीं घबराती है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग हटके किसी और व्यक्ति को सत्ता सौंपती है। तो ये घबराने की का लाइन वो नहीं है। लेकिन जब सरकार की बेइज्जती होने लगे, हाईकोर्ट लगातार कोविड के दौरान सवाल उठाने लगे, संगठन और सरकार में तालमेल ना हो, आपको याद होगा CR पाटिल दवाई रेमडेसिविर बांट रहे थे गुजरात बीजेपी कार्यालय में, और उस वक्त जब मुख्यमंत्री से इस बाबत सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि CR पाटिल से पूछे, उन्होंने ठीक कोई जवाब नहीं दिया था, और अगले दिन कुछ अखबारों में CR पाटिल का फ़ोन नंबर छाप दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें, ये जो घटनाक्रम थी, वो कहीं ना कहीं मोदी और शाह की जो सोच है गुजरात को लेकर और बीजेपी को लेकर, उससे उलट जा रही थी, यानी इमेज खराब होती हुई दिख रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे गुजरात में ऑपरेशन चला, जो वहाँ संगठन महामंत्री थे उनको बिहार रिप्लेस किया गया अगस्त के महीने में। उसके बाद से ये प्रक्रिया चली। आखिर में कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको भेजा गया। अमित शाह पिछले 2 महीना में 5 यात्रा कर चुके हैं, और पिछले 6 महीने से अमित शाह और विजय रूपानी, अमित शाह थोड़ी दूरी बनाकर रख रहे थे विजय रूपानी से, जबकि विजय रूपानी उन्हीं के द्वारा पिक किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलकर। तो ये सारी समस्याएं थी, जो राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जरूर थी, लेकिन हाँ, मीडिया में गायब थी, धुआं नहीं था। लेकिन कल आपने देखा कि बिल्कुल एक पीसफुल ऑपरेशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में 11:30 में जो पीसफुल ऑपरेशन आप कह रहे हैं, बहुत से अब मीडिया वाले हम भी चला रहे हैं उसके बाद वो गवर्नर हाउस कि ये पहुंच गया, बीजेपी उसके का बाद विक्ट्री प्लान आप जानते हैं। विजय रूपाणी का जाना और 1 से 3 तारीख प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी, उसमें कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। विजय रूपाणी का जाना, ये कि वो कह रहे हैं कि देखिए 5 साल मुझे मौका मिला, हमारे यहाँ पर तो एक रिले रेस है, बेटन हम एक दूसरे को थमा देते हैं, ये इसको सिर्फ यहाँ तक देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो गुजरात से आते हैं, गुजरात एक गढ़ रहा है लगातार, 2 दशकों से भी ज्यादा हो गया वहाँ उनकी सरकारें हैं, लेकिन पिछली बार वो ट्रिपल डिजिट्स में नहीं, 2/3 बहुमत अमूमन आता रहा है बीजेपी का। तो विजय रूपाणी का 14 महीने पहले जाना, ये क्या राजनीतिक संकेत और संदेश देता है? आउट एंड आउट पॉलिटिकल कॉल है ये डिसीजन उनको लेना पड़ा, देर से लिया गया डिसीजन है। अब बीजेपी की ये क्षमता है कि वो एक नैरेटिव बिल्ड कर देती है कि ये विक्ट्री प्लान है, ये लेट से लिया गया प्लान है। बहुत सारे लोगों से जो गुजरात की राजनीति से वाकिफ है उनसे पूछेंगे तो उनका सीधा जवाब होगा कि ये कौन सी रणनीति थी जिसके तहत एक मराठी वहां का अध्यक्ष है और एक जैन वहां के मुख्यमंत्री है, जबकि पाटीदार आंदोलन लगातार चलता रहा है। अब फिर से तेज हो गया है कि आप हमें अपना मुख्यमंत्री दीजिए, हम डिजर्व करते हैं। क्या हुआ? जीतू वघानी अध्यक्ष थे, पाटीदार थे, उनको हटाया गया, एक मराठी को अध्यक्ष बनाया गया। भीखूभाई दलसानिया अभी कुछ दिन पहले उनको बिहार भेजा गया, पाटीदार थे, संगठन के महामंत्री थे, मुझे लगता है करीब 2 दशकों से होंगे, उनको भी हटा दिया गया। CR पाटिल को हटाया गया, नितिन पटेल को बनाया जाना था, लेकिन विजय रूपाणी को बनाया गया, वो पिक किए गए अमित शाह के द्वारा। तो वहां जो रेस में सबसे आगे थे, एक पाटीदार थे, वो नहीं बन पाए। कुल मिला के अगर आप और 36 का आंकड़ा था मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का। जो व्यक्ति खुद को मुख्यमंत्री मानते हुए टेलीविजन पे अपीयर हो चुका हो और लास्ट मिनट पे उसका पत्ता कट जाए, उसको डिप्टी CM बना दिया जाए और कई दिनों तक वो चार्ज लेने नहीं गए हो क्योंकि मन माफिक उनको विभाग भी नहीं दिया गया था, तो ऐसे में वो दोनों बिल्कुल सेम पेज पे तो एक जमाने तक नहीं थे। आज भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं। तो ये एक कॉल लिया गया है, कोर्स करेक्शन किया गया है कि हमको किसी ना किसी पाटीदार को वहां बनाना पड़ेगा। मैं नेकआउट करके ये कह सकता हूं कि कोई पाटीदार बनेगा। जो ये कहा जा रहा है कि वो सरप्राइज करते हैं, हाँ सरप्राइज करते हैं, लेकिन ये अपना स्टेट है। और आपने 2017 की याद करा दी, बिल्कुल टच एंड गो सिचुएशन थी। हाँ। अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होती और सौराष्ट्र, अहमदाबाद,
जैसे जो अर्बन बल्कि मैं तो pockets हैं, कहूंगा 3 शहरों ने, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद ने बचा लिया। वही हाँ। सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा ने अगर अर्बन माफ कीजिएगा, अगर अर्बन पॉकेट से बीजेपी नहीं जीतती तो बीजेपी चुनाव हार गई थी। उसको उसका कोर्स करेक्शन जरूरी है, लेट से लिया गया फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी पटेल को, किसी पाटीदार समुदाय के व्यक्ति को उस जगह पे बिठाने की कोशिश है। आपका अगला सवाल अगर होगा कि अगर आप पाटीदार कह रहे हैं तो कौन पाटीदार, ये जाहिर सी बात है, बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है। अब ये किसी को मालूम नहीं है। हाँ। इसमें महारत है बीजेपी को कि वो इन मुझे लगता है कि जो गए होंगे उनको भी अभी तक मालूम नहीं होगा जिनको पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है। ये विधायकों से राय करके लेने वाला फैसला नहीं है। ये दरअसल जो मोदी शाह ने कही वही सही। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। ये जिस तरीके से बड़ी स्विफ्टली उनको, कल एक सरकारी फंक्शन में थे और वहां से निकल पर्यूषण खत्म हुआ, क्षमा सप्ताह जो होता है जैनियों का, वो खत्म हुआ और उसके बाद उनको गवर्नर के पास जाके इस्तीफा देने के लिए कहा गया। तो ये एक स्मूथ ट्रांजिशन का प्लान उन्होंने बना रखा है। अब ये नितिन पटेल अगर किसी विधायक से चुना जाएगा तो वो नितिन पटेल हो सकते हैं। देखिए, सबसे स्वीकार्य व्यक्ति हैं, विधायक भी है, किसी को विधायक बनाने की जरूरत नहीं होगी, उनका क्लेम भी था, तो नितिन पटेल एक ऑब्वियस से चॉइस हो जाते हैं। दिक्कत कहां है कि नितिन पटेल बड़े गुड बुक्स में नहीं है, वो थोड़े अक्खड़ स्वभाव के माने जाते हैं, बहुत डोसाइल नहीं है। दूसरे जो प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, जो पूरे गुजरात में पैन गुजरात जिनकी छवि है, वो पुरुषोत्तम रूपाला की है, वो और कुछ इलाके में, और अजय उमर साहब मुझे ठीक करेंगे कि सौराष्ट्र से आने वाला जो पाटीदार होता है उसको पटेल समुदाय के लोग अपना नेता मानते हैं, वो उसी इलाके से आते हैं, पैन गुजरात में उनकी छवि है, तो हो सकता है कि वो फ्रंट रनर हो। और अगर बिल्कुल ट्रस्टवर्दी चाहिए कि हम जैसा कहें उस नाम को आगे बढ़ाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को एक कॉम्प्लीमेंट करने वाला आदमी चाहिए, उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो बहुत करिश्मेटिक हो। तो वैसे में मनसुख मंडाविया बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, पर वो राज्यसभा से हैं, उनको विधायक का चुनाव चर्चाएं तो ये भी होने लगी हैं कि प्रीपोन भी किया जा सकता है क्या गुजरात का चुनाव। ये बहुत सारी चर्चा चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव करा देंगे क्या। तो एक प्रफुल्ल पटेल भी नाम आ गया है सामने, वो भी पटेल हैं, वो मोदी की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम रह चुके हैं, हिम्मतनगर से वो मेरे ख्याल से एक बार विधायक भी रहे हैं, वो भी ट्रस्टवर्दी हैं। तो ट्रस्ट फैक्टर अगर आएगा तो मंडाविया या प्रफुल्ल पटेल। अगर आप विधायक दल के हिसाब से चलेंगे, उनकी बात सुनी जाती है, विधायक दल के हिसाब से नहीं, अगर पटेलों में अगर पहुंच वाला कोई नेता चाहिए तो पुरुषोत्तम रूपाला, और विधायकों में से किसी को चुनना है तो नितिन पटेल। अजय उमट साहब, आप समझाइए इस खेल को, आपसे बेहतर इस खेल को कम ही लोग समझते हैं, ये हुआ क्या है। जो सासीदार बोल रहे थे उनकी बात से मैं 100% सहमत हूं, और वो मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठे हैं लेकिन वो गुजरात के पॉलिटिक्स को काफी अच्छे से समझ रहे हैं, उनकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन मैं जस्ट आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूं, थोड़ा क्रोनोलॉजी में समझाना चाहता हूं। प्लीज। जैसे कि आपने कल के फंक्शन की बात कही, कल का फंक्शन में मैं वहां उपस्थित था। वहां पर उस फंक्शन में, जैसे गुजरात में क्या होता है, संवत्सरी मतलब जैनियों का सबसे बड़ा फंक्शन है, आप भी जानते हो, वहां पर नरेंद्र मोदी वर्चुअली उपस्थित थे और नरेंद्र मोदी जी का पहला सेंटेंस था समापना संवत्सरी मिच्छामि दुक्कडम, और उन्होंने कहा कि आज ऋषि पंचमी है, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और उस फंक्शन में आप देखिए कि ये कितना वेल प्लान्ड, वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्क्रिप्ट थी हाई कमांड की, कि उस फंक्शन में माननीय प्रधानमंत्री तो थे लेकिन नितिन पटेल भी थे, रूपाणी भी थे, मनसुख मांडविया भी थे, पुरुषोत्तम रूपाला भी थे, गोवर्धन झड़फिया भी थे, CR पाटिल भी थे, ये सब वहीं बैठे हुए थे। और एकाएक फोन आ जाता है कि यादव साहब बात करना चाहते हैं, वो कमलम पार्टी हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। तो विजय रूपाणी जी स्टेज से कहते हैं कि भाई मुझे जाना पड़ेगा फंक्शन में, अर्जेंट मीटिंग है इसलिए, और बारी बारी से सब लोग चले जाते हैं। तब नितिन पटेल अकेले रुक जाते हैं और नितिन पटेल ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर पटेल कम्युनिटी अनामत रिजर्वेशन की मांग अगर करती है तो हम एक कमीशन बनाएंगे और उस कमीशन के द्वारा पटेलों को गुजरात में अनामत कैटेगरी में शामिल किया जाए कि नहीं, उसके लिए वो एक सर्वे होगा। आप क्रोनोलॉजी बिल्कुल समझिए कि जो पार्लियामेंट में
संशोधन हुआ है हमारे संविधान में, उसके अंदर स्टेट को सत्ता दी गई है। और पिछली बार जब आनंदीबेन को हटाया गया था तब यही मसला आया था कि पटेलों को अनामत कैटेगरी में लेना चाहिए। उस वक्त तो बात टल गई थी। अब उस वक्त जैसा कि आपने पहले ही जिक्र किया कि नितिन भाई पटेल को आनंदीबेन जाती है तो एक पटेल की जगह पटेल को रिप्लेस करना था। विधानसभा के सभी सदस्यों को कमलम यानी पार्टी के हेडक्वार्टर में बुला लिया गया था और नितिन भाई तो बिल्कुल तैयार होकर सज धज के आ गए थे जैसे उनको ही सीएम बनाने वाले हैं। और लास्ट मिनट पे एक कॉन कॉल हुआ नागपुर से प्रधानमंत्री जी से, अमित भाई शाह से, और यहाँ पर नितिन गडकरी पर्यवेक्षक के स्वरूप में मौजूद थे और 2 घंटे तक ये मशक्कत चलती रही और बाद में ये डिसाइड हुआ कि विजय भाई रूपाणी जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे और नितिन भाई उनके डेप्यूटी बनेंगे। तब से लेके आज तक ये मनमुटाव दोनों के बीच में चला हुआ है। अब पिछली बार क्या हुआ था कि जब कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे तो सूरत शहर में भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें कम मिली थी और वो 24 सीटें 24 सीट्स जो है वो आम आदमी पार्टी को और वो जो पूरा जो एरिया माना जाता है वो पटेलों का एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्ट माना जाता है। तो हालांकि विजय रूपाणी को मैं 100 में से 100 मार्क दूंगा क्योंकि उनके नेतृत्व में पिछले 1 साल में और 32 आउट ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। ऑल 8 बाई इलेक्शंस 8 आउट ऑफ 8 जिसमें से 5 कांग्रेस पार्टी के थे वो भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। और 6 कॉर्पोरेशंस अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर एंड भावनगर सभी भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन तब पटेलों ने यह कह दिया कि नरेश पटेल जो खोडलधाम माना जाता है वो खोडलधाम में नरेश पटेल ने पटेलों की मीटिंग की और वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को सम्मानित किया गया और वहां से एक मैसेज आया कि अगर अगला मुख्यमंत्री गुजरात का पटेल नहीं है तो फिर पटेलों को एक अपना राजकीय विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब ये तय है कि एक पाटीदार एक पटेल ही मुख्यमंत्री बनेगा। अजय भाई यस, नहीं सुनो, उन्होंने जब ये मैसेज दिया कि हम पटेल को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई ने एक जिसे कहते हैं ना ओलिव ब्रांच दी और गुजरात के 2 पटेल खेमे होते हैं। जैसे कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा होता है, गुजरात में पटेलों में कड़वा पाटीदार और लियुआ पाटीदार। हाँ, कड़वा और लीवा, कड़वा मीठा कह दीजिए। कड़वा के नेता के स्वरूप में पुरुषोत्तम रूपाला और लियुआ के स्वरूप में मनसुख मांडविया, इन दोनों को एलिवेट किया गया सेंट्रल कैबिनेट में और सेंट्रल कैबिनेट में एलिवेट करके दोनों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन फिर भी पटेल उस घटनाक्रम से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, हमको तो गुजरात का नाथ पटेल होना चाहिए। और उस पर जब बात अड़ गई तो फिर पार्टी ने फैसला लिया कि हमें पटेल बनाना पड़ेगा। और अगर पटेल बनेगा तो कड़वा बनेगा कि लेवा बनेगा? देखो सर, उन्होंने ये कहा कि वो बलराम के 2 हाथ के समान है, कड़वा बनता है, लेवा बनता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पटेल होना चाहिए। पी फॉर पी उनका एक सूत्र था कि पटेल ही होना चाहिए, आनंदीबेन की जगह पटेल होना चाहिए। इसलिए पटेल कम्युनिटी जो है वो गुजरात में अड़ गई है। इसलिए मुझे लगता है कि पटेल बना जाएगा। अब जैसे कि आप पहले चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि नितिन पटेल या कौन, अब ट्रस्ट फैक्टर है तो डेफिनेटली मनसुख मांडविया आता है और वो लियुआ पटेल और लियुआ पटेल कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। प्रॉब्लम इसलिए पूछ रहा था सर। लेकिन सर चौधरी साहब आपकी बात सही है, लेकिन अगर मनसुख मांडविया को बना देते हैं तो फिर नितिन पटेल का क्या होगा? क्योंकि चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम दोनों तो पटेल नहीं हो सकते हैं, तो फिर नितिन पटेल को ये भी एक पेंच है, साइडलाइन करना पड़ेगा। इसीलिए अब ये मामला आ रहा है कि जो विधायक है उसको ही बनाया जाए। अगर विधायक है उसको ही बनाया जाता है तो फिर नितिन पटेल को आपको नेचुरल कोर्स में प्रमोशन देना पड़ेगा। अभी सीआर पाटिल भी अड़े हुए हैं और इसलिए आपके तोमर साहब, आपके संतोष, आपके भूपेंद्र यादव, तरुण चूग और ये सब लोग जो हैं सीआर पाटिल के घर गए हैं उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए। और अमित भाई जो कल शाम को आने वाले थे वो नहीं आए हैं। इसलिए मामला जैसा आपने कहा इतना इजी नहीं है। और ये सब पर्यवेक्षक तो है ना, वो 100 पीस होते हैं। 2:30 बजे 3 बजे जो भी मैसेज ऊपर से आएगा मोदी जी और अमित भाई कहेंगे वही सीएम बनेगा। इसलिए हम सिर्फ ये देखिए इतनी साफ गोई से ये गुजरात के खेल की बारीकियां जो सुकेश ने और अजय भाई ने समझाई, कोई और नहीं समझाएगा इतने इत्मीनान से। और आरपी सिंह और अभय दुबे, देखिए आपको इंतजार करना पड़ा पर ये पहले विश्लेषण भी जरूरी था। अब राजनीतिक बातें करते हैं थोड़ी। आरपी सिंह, 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं आप उत्तराखंड में, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलना पड़ जाता है। अब गुजरात जो आपका गढ़ है, जानकार कहते हैं आपकी प्रयोगशाला 80 के दशक से, वहां मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया 14 महीने पहले। ये नो कॉन्फिडेंस वोट दे दिया क्या सेंट्रल लीडरशिप ने विजय रूपाणी में?
संदीप भाई धन्यवाद। एक तो सिर्फ गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश भी गढ़ है, उतना ही गढ़ हमारा असम भी अब हो गया है। ऐसे अगर आपकी उससे चलो तो उतना ही गढ़ हमारा उत्तरांचल होने जा रहा है, उतना ही गढ़ आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कर्नाटका होने जा रहा है। तो अब इसमें निश्चित रहिए जहाँ तक गढ़ की बात है। हाँ, गुजरात में लगातार क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे तो इससे थोड़ा आपको आप उसका एलिवेशन कर देते हैं। हाँ। परंतु ठीक बात है, वो बात शायद भी है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ, उसका ऑब्वियसली आपके नजर में जो मीडिया की नजर में उसके एलिवेशन हो गई। नहीं नहीं, जैसे आपने उत्तराखंड का जिक्र कर दिया, अब उत्तराखंड की बागडोर आपके भी मजबूत हाथों में है, तो आप उसे गढ़ बनाने के लिए प्रयासरत हैं। 3 बदले हैं मुख्यमंत्री, वो अलग बात है। देखिए एक बात संदीप भाई, पार्टी में समय समय पर अलग अलग पदों पर अलग अलग रोल्स में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिलती है। अभी आपने कहा कि आपको उत्तराखंड की जिम्मेवारी दी गई, तो अब मेरे को उत्तराखंड की जिम्मेवारी दी गई तो पार्टी ने कुछ सोच कर दी होगी भाई आरपी सिंह को पार्टी को उत्तराखंड भेजना चाहिए। पार्टी था उत्तराखंड में जाकर काम इंश्योर करे कि हम चुनाव वहां जीते, क्योंकि हम सुनिश्चित जीतने वाले। परंतु ये अलग अलग समय पे अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारियां। आरपी सिंह का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, फोन से ऑडियो उठाइए या तो आप बोलते रहिए आरपी भाई। ये कट गया, आपका फोन कट गया है, आपका दुरुस्त कराते हैं। ऑडियो में दिक्कत आ रही है आरपी भाई, बात समझ में ना आए तो उसमें मजा नहीं आता है। पर गुजरात में ये मुख्यमंत्री की कुर्सी का परिवर्तन आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने सूरत में जो अच्छा प्रदर्शन किया उसके चलते एक वजह क्या वो भी है, या कांग्रेस कुछ सक्रिय होती दिख रही है? अभय दुबे, देखिए संदीप जी, बुनियादी रूप से सिर्फ चेहरा बदलने से चाल और चरित्र नहीं बदलेगा। ये पूरा गुजरात जानता है, पूरा देश जानता है कि प्रत्येक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेते थे। अगर ये आरोप लगता है कि रूपाणी जी के समय, जैसा कि रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी कि मार्च से मई के 71 डेज में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट 33 जिलों में बांटे गए और गुजरात की सरकार ने सिर्फ 4,126 डेथ बताई कोरोना से, और हाई कोर्ट का जिक्र आया 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई, तिल तिल कर लोग मरे, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री जी की थी, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा था और देश भर में वही संभाल रहे थे। तो यहाँ केंद्र में हर्षवर्धन को हटा देने से ये दाग नहीं धुल जाएगा, या रूपाणी जी को हटाने से दाग नहीं धुल जाएगा। जहां तक गुजरात का प्रश्न है, तो बीते 3-4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की जमीन वहां दरक रही है। अगर आप 2007 में देखेंगे तो 49% वोट परसेंटेज था भारतीय जनता पार्टी का, 117 सीटें जीती थी, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी का 38% था और हमारी 8 सीटें बढ़कर 59 हुई थी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज कम होकर 47 हो गया, सीटें भी 2 उनकी कम हो गई। 2017 में तो वो 99 सीटों पर आ गए और 16 सीटें ऐसी थी जो 5,000 वोटों से कम हारे थे। अगर अकेला सूरत भी, जो सूरत में वातावरण बना था, वो टर्नआउट हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त थी वहां। आज भी क्या ये अंतिम समय पर पटेल समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देने से जो बर्बरता पटेल समुदाय के साथ की है, निर्ममता की है, वो दाग तो धो नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। तो आप आंकड़ों में ही संतोष ले रहे हैं क्या अभय दुबे? आंकड़े आपने बताए, दुरुस्त बताए आपने, पर एक अहम बात कही कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता। बीजेपी के पास चेहरे हैं, बदल सकते हैं, आपका चेहरा कौन है? अभी तो दिक्कत वहां है कि आम आदमी पार्टी वहां पर इनरोड्स कर रही है। नहीं संदीप जी, ये हाल समूचे हिंदुस्तान का है, जो अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे ना, समूचे हिंदुस्तान में कांग्रेस का ये हाल है क्या? चेहरों की कमी है? आपका कोई सुनिए, फुल टाइम प्रेसिडेंट तक नहीं है, 2 साल से ऊपर हो गए। नहीं सुनिए, अब मेरी बात गंभीरता से, कर्नाटक से प्रारंभ कीजिए। 65 विधायक येदुरप्पा जी के समर्थन में लिखते रहे, मोदी जी नहीं चाहते थे तो वहां हटा दिया। अभी उत्तराखंड का हाल ही में उमेश शर्मा विधायक है और धन सिंह रावत, सार्वजनिक कार्यक्रम में भयानक झगड़ा हुआ, तो वहां हरक सिंह रावत से लेकर सतपाल महाराज तक सब उमेश शर्मा के समर्थन में आए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता की लकीरें हैं। अभी 2 दिन पहले ही वहां शांता कुमार जी ने हिमाचल प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि डिग्रियां बेच रहे हैं ये,
पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की डिग्रियां बेची गई। जो अरे शर्म आनी अपने घर चाहिए। में तो देख सुनिए लीजिए, ना। अबे दुबे, अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में क्या हो रहा है, अशोक गहलोत बहुत सचिन अच्छा पायलट के बीच में क्या हो रहा है, वहां यहाँ टीएस मुख्यमंत्री सिंह तो देव नहीं और भूपेश बघेल के बीच क्या हो रहा है। तीन तो आपके राज्य ना हैं जहां अपने ना दम पर सरकार छत्तीसगढ़ है। में, ना छत्तीसगढ़ में, ना पंजाब में, ना राजस्थान में मत भिन्नता होती राजनीतिक दलों में, लेकिन मुख्यमंत्री बदलकर हम समाधान नहीं निकाल रहे हैं। भारतीय अच्छा, जनता पार्टी मुख्यमंत्री में खास बदलकर लड़ाई। समाधान नहीं निकाल रहे हैं। सुनिए ना। आरपी सिंह, एक मिनट, अबे दुबे, आखिरी बात, एक आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात। ये बुनियादी रूप से बड़ा जो झगड़ा है ना संदीप चौधरी जी, ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं डेस्परेटली प्रधानमंत्री जी। बीते दिनों हमने देखा कि आदित्यनाथ जी ने सारी तस्वीरें तक मोदी जी की हटा दी, सोशल मीडिया से फोन उठाना बंद कर दिया। तो ये जो एक्सरसाइज है, इस क्रम में हरियाणा आएगा, मध्य प्रदेश आएगा और हर हाल में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अरविंद शर्मा जो 2001 से 13 तक नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात केडर के आईएएस थे, उनको वो इंडक्ट करना चाहते हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश लगता में। है बीजेपी की अंदरूनी कलह पर ज्यादा ध्यान दे रही है, अपनी अंदरूनी कलह को कहीं नजरअंदाज कर रही है। पर हमने तो आरपी परिणाम सिंह, लाकर अब एक बताया, मिनट, एक मध्य मिनट। प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह। ठीक है। आरपी सिंह, 14 महीने पहले, चुनाव से 14 महीने पहले मुख्यमंत्री का बदलना, क्या आप ये मान रहे हैं गुजरात सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही थी? संदीप भाई, मुझे एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि मेरा फोन कट गया था। हाँ। और अभी जी बीच में आपने बुला लिया अभी जी, तो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए। जीतू चौधरी, प्रद्युमन सिंह जाडेजा, केवी ककाड़िया, अक्षय पटेल, ब्रजेश मिर्जा। अब ये कौन लोग थे? ये 5 कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की अभी कोई साल 1.5 साल पहले की बात। तो कांग्रेस की गुजरात की हालत हमको बता रहे हैं, अपनी हालत देखिए कैसे क्या हालत है। मतलब हालत ये हुई कि इनके लिए जो ऑपोजिशन की स्पेस थी वो भी नहीं बची। बंगाल में इनकी ऑपोजिशन की स्पेस खत्म हो गई, गुजरात में इनकी ऑपोजिशन की स्पेस आस्ता आपने अभी बताया, सूरत में, म्युनिसिपैलिटी में वो ऑपोजिशन की स्पेस, इनकी कांग्रेस की स्पेस आम आदमी पार्टी खाती। तो इनकी तो ऑपोजिशन की स्पेस नहीं बची। ये हमारे बारे में क्या कहेंगे? इनको कोई अधिकार नहीं है। और जो अभी थोड़े दिन पहले सिर पटेल, अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, पंजाब में जो सिर पटेल चल रहा है सिद्धू और कैप्टन के बीच में, अगर ये अंदर की खबर बता दो तो मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ। अभी जी, सिद्धू जी की बातचीत चल रही है आम आदमी पार्टी से। आप उन्होंने कह दिया कि मैं आपकी ईद से ईद बजा दूंगा, और वो ईद बजाने जा रहे हैं। आप सुनिश्चित समझिए, वो तय करके आपकी ईद बजाने जा रहे हैं। अगर आपको ये गपशप और ये गॉसिप पे और ये अंदर की खबरों पे नहीं, ये बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही है। आरपी भाई, बीच में रोक रहा हूं। अभय दुबे से कांग्रेस के बारे में पूछता हूं तो बीजेपी की अंतरकलह गिनवाने लगते हैं। आपसे बीजेपी की बात पूछ रहा हूं, आप कांग्रेस की गिनती गिनवाने लगते हैं। बात यह है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने पड़े, कर्नाटक में बदलने पड़े, अब गुजरात आपके गढ़ में बदलना पड़ा। ये आपके पुराने इतिहास में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं भी जानता हूं बीजेपी के इतिहास को, ऐसा होता नहीं था कि चुनाव से ठीक पहले आप चेहरे बदलने लगे। ऐसा नहीं है, गुजरात में तो पहले भी हुआ है कि हमने चुनाव से पहले चेहरे बदले। हमने जब नरेंद्र भाई, हाँ, वो हुआ 2016 में आनंदीबेन पटेल को बदला, वो ठीक है, वो अपवाद था। पर अरे सुनिए सर, आप थोड़ा और पीछे जाइए ना जी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया था पार्टी के, तब भी वहां पर बदले गए थे। केशुभाई पटेल की जगह इनको भेजा गया था, प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। तो ये पार्टी में प्रक्रिया है। हम नीचे दिल्ली को हमारे कार्यकर्ता संपर्क रखते हैं। पार्टी वहाँ के जो मामले हैं उनको संवेदनशील रहती है। पार्टी में नई लीडरशिप कैसे मर्ज हो उसकी चिंता करती रहती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, या आपके मुख्यमंत्री एनपीए साबित हो रहे हैं? ये आपकी सोच है ना, ये आपकी मैं तो सोच है। सवाल पूछ रहा हूँ, सोच थोड़ा है, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ये आपकी सोच है। हमारे यहाँ क्योंकि एक अच्छा नेटवर्क है, पार्टी की अच्छा संगठन है, उस नाते से हम लोग नए लोगों को लाने की हिम्मत कर सकते हैं। इनका तो हिम्मत ही नहीं कर सकते। इनका तो मोदी जी को कब रिप्लेस कर रहे हैं? देश का एनपीए कब घटा रहे हैं? अभी जी अच्छी डिबेट नहीं ना, ये संदीप चौधरी की डिबेट है। नहीं, बीच में नहीं, आरपी सिंह बोल रहे हैं, अभी सबको मौका मिलता है। आरपी सिंह बात जारी रखिए। हाँ, तो
यहाँ पर वो कई दिन यहाँ बैठे रहे, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर राजस्थान के बैठे रहे, कई दिन यहाँ पे खेमा गाड़ कर बैठे रहे, और उनको राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने समय नहीं दिया। इनके एक और पुराने लीडर थे जब हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा, वो यहाँ आकर धक्के खाते थे नमस्ते करने के लिए, बात करने के लिए, तो उनको मौका नहीं मिलता था, तो बोलते थे हम बाहर पिड्डी से मिलकर जाना पड़ता था, क्योंकि साहब के पास तो टाइम होता, पिड्डी राहुल गांधी के कुत्ते का ना, तो मतलब उतना टाइम नहीं होता था। ज्योतिराज सिंधिया ने बताया कि कैसे हालत है पार्टी के अंदर। अब कांग्रेस तो का विश्लेषण करने लगे। मैं कांग्रेस का नहीं, मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ सर। नहीं, अबे दुबे तो ये कह रहे हैं कि अभी हरियाणा का नंबर आएगा, त्रिपुरा का भी नंबर आएगा, उत्तर प्रदेश में बदल नहीं पा रहे थे, वहां बदलना चाह रहे थे, बाकी सब जगह बदल रहे हैं। माफी चाहता हूँ संदीप भाई, आज भी जितने योगी जी उत्तर प्रदेश में नहीं, जितना देश में पॉपुलर है, शायद इनके पास, इनके मतलब अगर उस गिनती पे चलूं तो राहुल गांधी योगी जी से भी 100वीं पीढ़ी पे आते होंगे अगर पॉपुलरिटी की बात कम करा लिया योगी जी। अरे सर एक मिनट बीच में नहीं प्लीज, आपको मौका दूंगा ना मैं, ऐसे हम नहीं करते हैं ना। बोलिए आरपी सिंह। असल में इनको क्या कि आजकल अलग अलग शो पे जाते हैं, यहाँ पे बीच में टोकरी गाल पड़ गई, चलो नहीं हो तो अभी अमेठी गई है, रायबरेली जाने वाली है, चिंता मत करिए। इतने आपके यहाँ मतलब कांग्रेस की एक भी सीट रहने वाली नहीं वहां पर, सुनिश्चित रहिए। आपके वहां के नीचे के विधायक खड़े हो गए आपके सोनिया गांधी जी के खिलाफ, तो इसलिए अभी कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं कर रहे हैं ना चर्चा। सुकेश, चर्चा ये है कि ऐसे मुख्यमंत्री बदलना, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना सेंट्रल लीडरशिप का, कि भाई आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी आप नहीं चला पा रहे हैं। वो येदियुरप्पा हो, या फिर वो उत्तराखंड की बात हो, या अब गुजरात में आप कह सकते हैं नहीं हमारे पास तो बहुत है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, हमारे पास बहुत चेहरे हैं, पर जो चुना उसने डिलीवर नहीं किया। जिसपे आपको कॉन्फिडेंस होता, जिसके नेतृत्व में आप चुनाव जीतकर आ पाते, तो फिर बदलने की जरूरत नहीं थी। चाहे वो कॉर्पोरेट दफ्तर हो, चैनल का दफ्तर हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, लीडर तब तक नहीं बदला जाता है जब तक टॉप लीडरशिप में उसका कॉन्फिडेंस हो और वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहा हो। ये सिंपल सी बात है कि ये एक पॉलिटिकल फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उनका वहां कंटिन्यू करना शायद बीजेपी के सेहत के पक्ष में नहीं था। तो 100% बीजेपी के सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 2022 में चुनाव है, 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव को शेप करने वाला है। 2022 में 2 इंपॉर्टेंट चुनाव है, गुजरात का भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री सांसद है और गुजरात उनका गृह प्रदेश है। मैं बार बार कह रहा हूं 2017 चूंकि टच एंड गो था, 2022 में कोई चांस लेना वो नहीं चाहते हैं और इसीलिए तमाम तो मतलब ऐसे लोगों को लॉन्ग पेंडिंग एक फैसला था, फैसला लेने में बल्कि चाहे देर हो गई हो, ये फैसला होना था। कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी पंजाब में पंजाब कांग्रेस पे कि ये कौन सा फैसला है कि पटियाला से सिद्धू, पटियाला से अमरिंदर सिंह और वो भी सिद्धू और दोनों जट सिख। हाँ। ये ऐसा क्यों बनाया गया भाई? ऐसा क्यों हुआ? हमने उस पर सवाल उठाया। बिल्कुल। तो उसी तरीके से बीजेपी के अंदरूनी के लोग, बीजेपी के अंदर के लोग, अंदर खाने से बीजेपी को समझने वाले लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पिक नहीं, ये कैसे हो सकता है। 5-7 साल से एक रणनीति, मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा सुकेश। हरियाणा में एक नॉन जाट को बनाना, नॉन मराठा को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाना, नॉन ट्राइबल को झारखंड में मुख्यमंत्री बनाना और एक नॉन पाटीदार को गुजरात में मुख्यमंत्री बनाना, एक लीक से हटकर राजनीति शुरू की थी। लेकिन क्या फिर से परंपरागत राजनीति की तरफ वापस जा रही है बीजेपी? अभी जब 28 मंत्री बनाए प्रधानमंत्री ने तो ये कहा गया कि ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। हाँ, 27 ओबीसी हमने मंत्री बनाए और इस मंत्रिमंडल में है। तो ये एक ओबीसी कार्ड प्ले करना ऐसे समय में जब जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बवाल मच रहा था, तो प्लेइंग टू द गैलरी जो होता है और नैरेटिव को इस तरीके से बिल्ड करना बीजेपी जानती है और बीजेपी को मालूम है कि वहां पाटीदार को आगे करके चुनाव लड़ना उनके हित में है। इसलिए यह फैसला लेना जरूरी था। मैं फिर से कहूं, एक मराठी अध्यक्ष और एक जैन मुख्यमंत्री, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बिठाया गया था वो ठीक नहीं था बीजेपी की सेहत के लिए। कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा इस सेशन के लिए आपका। तो बीजेपी पुरानी जो एक तरीका था राजनीति का कि जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी उसी की ज्यादा भागीदारी, उस राजनीति की तरफ फिर से आती दिख रही है। बिल्कुल चौधरी साहब, और जो मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने जो कहा
आप देखिए कि गुजरात की राजनीति ये रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा, वैसे बात सामाजिक समरसता की करती है, लेकिन हमेशा ज्ञातिवादी संतुलन जो है वो समीकरण को ठीक से बिठाती है। जैसे केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री होते थे तो शंकर सिंह वाघेला को संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, मतलब पटेल और क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय भी ऐसा कि जो ओबीसी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो शंकर सिंह वाघेला हो या राजेंद्र सिंह राणा हो या काशीराम राणा हो, ये या क्षत्रिय रखते थे या ओबीसी वाला रखते थे। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये चीजें थोड़ी बदली और उन्होंने ये कहा कि अकेले पटेलों का अगर अपीजमेंट करेंगे तो नॉन पटेल जो है वो हमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अमित भाई और मोदी जी ने पटेल बनाम नॉन पटेल वाली राजनीति खेली थी। लेकिन अब मुझे लगता है चूंकि गुजरात में अमित भाई और मोदी फुल टाइम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वापस वो परंपरागत राजनीति में जा रहे हैं। केशुभाई की जगह आनंदी बहन को भी जब रखा था तब यही सोच के रखा था कि पटेल जो है वो गुजरात में राजी हो जाएंगे, लेकिन पटेल अनामत का जो कांग्रेस ने कार्ड खेला उसमें सिर्फ पटेल अनामत फैक्टर नहीं था। उस वक्त ओबीसी का आंदोलन चल रहा था, अल्पेश ठाकुर जो थे वो ओबीसी के लिए अलग मांग रहे थे, और आपको याद हो तो जिग्नेश मेवानी थे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मांग रहे थे। तब उन्होंने चुना कि भाई हम पटेलों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसलिए तब कांग्रेस ने एक विभाजन की रणनीति चली थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी थी और उसका खामियाजा उनको 2017 के चुनाव में भुगतना पड़ा। इस बार भारतीय जनता तो पार्टी ये सोशल इंजीनियरिंग भी हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा 3 बजे विधायक दल की। मेरा लास्ट सेंटेंस सर कि एक सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम की फॉर्मूला आ सकती है जो उत्तर प्रदेश के हिसाब से है कि सीएम पटेल रखेंगे, एक ओबीसी से डेप्यूटी सीएम बनाएंगे और एक जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से मोस्टली गणपत वसावा है उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा, ताकि एक पटेल और 2 जो है डेप्यूटी सीएम इस तरह से बनाएंगे। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं अजय उमट, इसकी तस्दीक हो जाएगी 3 बजे, हमें पता लगेगा। 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, पटेल मुख्यमंत्री और एक ओबीसी और एक एससी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। एक ठाकुर भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है। सुकेश ये पेच भी इसमें डाल रहे हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।